सफल होगी तेरी आराधना। इससे तो रिएक्शन हो रहा है। दादा, इंजेक्शन कहाँ है? अंदर जाकर सिर्फ मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है, वो कुछ नहीं हुआ है उन्हें। इस लड़की ने ना मुझे मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। नहीं नहीं करो गाइस तो नहीं चलेगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। है कि उन्होंने मुझे रास्ते से किडनैप करवाया था, मैंने नहीं। अब न मेरी जिंदगी पर कोई खतरा है और ना ही हमारे रिश्ते पर। हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। डेली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, जब तक एपिसोड नहीं चलेगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मौज ले लो। धन्यवाद। लेकिन ये मेरे हाथ पर कैसे आया? मैं असली दामिनी नहीं, उसकी बहरूपिया हूँ। एमडी, विनायक सो गया। थैंक्स। अगर वो दामिनी जी नहीं थी तो कौन थी? और इस घर की बहू बनकर और सांप जी की पत्नी बनकर क्यों आई थी इस घर में? आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी का होगा दी एंड। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि वो करना क्या चाहती है। मुझे मारते मारते वो खुद बाहर से कैसे कूद गई? किस खेल की शुरुआत होने की बात कर रही थी वो? लेकिन जो भी हो, मुझे हर हाल में घर वापस जाकर उनके सच का पता लगाना ही होगा। जेठानी जी के जाने के बाद बड़े भैया ने जैसे अपने मुंह पे ताला ही लगा लिया। अरे पिछले 4 दिनों से एक शब्द नहीं बोले मुझसे। पिछली बार तो बड़े भैया पूरे 14 महीनों के लिए वनवास में बैठ गए थे, पर इस बार के सदमे से लगता है मानो पूरे 14 साल ही काट कर लौटेंगे। क्या है, घूर क्या रहे हो मुझे? सही तो कह रही हूँ। एक तो जीजी भी जेठानी जी की आत्मा की शांति के लिए काशी चली गई है, और एक मैं यहाँ खड़ी होकर दीवारों से बातें कर रही हूँ। वकील साहब, आज केस की पहली सुनवाई है, हमें माधव जी से बात करनी ही होगी। बड़े भैया अभी बात करने की हालत में नहीं है। आपको जो कहना है मुझसे कहिए। किशन जी, हमारा केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जीतने के फुल चांसेस हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप सभी लोग ये केस लड़ना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो भी इसी घर की बहू है और माधव जी की पत्नी भी। ये केस लड़ने का फैसला बड़े भैया ने खुद किया था, और बड़े भैया कभी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते। वकील साहब, चाहे जो कुछ भी हो, आराधना को इस पाप के लिए हमारे में से कोई भी कभी माफी नहीं देगा। आप लोगों की गवाही और आई विटनेसेस की गवाही के बाद हमें ये केस कोई नहीं हरा सकता। मैं चलता हूँ और आप लोग 4 बजे तक अदालत पहुंचिएगा। देखिए ना, विनायक बहुत रो रहा है। आज सुबह से चुप ही नहीं हो रहा है। ये क्या करे? मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। तो मुझे लाओ। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। नहीं, एम बापा, मैं इस वक्त आपकी पूजा या आरती नहीं कर पा रही, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करिएगा। मेरे विनायक की रक्षा करिए आप। तुझे देख के इतना तो यकीन है, तो एक मक्खी नहीं मार सकती, इंसान क्या मारेगी? पर अपनी फूटी किस्मत की वजह से यहाँ पड़ी है, और इस हाल में खुद को बचाने की जगह भगवान की पूजा कर रही है, जिसकी वजह से तो यहाँ कैद है। पापा बिना वजह किसी को तकलीफ नहीं देते हैं।
उनके हर कदम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर छुपा होता है। उन्होंने मुझे यहाँ बंद शायद इसीलिए किया है क्योंकि वो मुझे एक रास्ता दिखाना चाहते हैं जो मैं इस वक्त देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे पापा पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इस चक्रव्यूह में मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे वो, और उस गुनाह की सजा मुझे नहीं देंगे वो जो मैंने किया ही नहीं है। आराधना, तुमसे कोई मिलने आया है। माधव साहब जी आए हैं। क्या हुआ देविका? क्या कहा डॉक्टर ने? विनायक फिजिकली फिट है, पता नहीं इतना क्यों रो रहा। इनफैक्ट डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे। इसे चुप कराने की और कुछ खिलाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही बिना खाए पिए रोता रहा तो इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और ड्रिप लगानी पड़ेगी। आराधना जी के लिए रो रहा है विनायक, उसे जरूरत है उनकी। चुप चंदा, और उस खूनी आराधना का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। आराधना विनायक की माँ नहीं है, समझी तुम? और उसकी माँ दुनिया में नहीं है, उसको याद करके रो रहा है ये। माफ करना छोटी मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आराधना जी हमेशा विनायक की माँ रहेंगी। उन्होंने उसे जन्म दिया है, अपना दूध पिलाया है, पाला पोसा है, और बड़ी मालकिन से तो उसका कभी रिश्ता ही नहीं बन पाया। आराधना जी कहाँ होंगी, किस दर्द में क्या महसूस कर रही होंगी, अपने विनायक के लिए तड़प रही होगी, इसीलिए विनायक भी वो महसूस करके रो रहा है। चंदा, भाभी जी, आप यहाँ? भाभी जी सच कहूं तो मुझे आपको यहाँ इस हाल में देखकर बहुत बुरा लग रहा है। खैर, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपका शुभचिंतक हूं, और देखिए ना, अपने साथ शहर के सबसे बड़े वकील साहब को भी लेके आया हूं। ये आपका केस लड़ेंगे। मेरे रहते आपको आंच तक नहीं आएगी। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे भाभी जी, हम दोनों ही उस घर के लिए पराये हैं, और ऐसे में उनके दिए हुए हर अत्याचार, हर गुस्से को सहने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के सहारा बनना जरूरी है। इसीलिए आपकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन अगर मैं आपकी मदद लूंगी तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा। भाभी जी, किस पति की बात कर रही हैं आप? वो पति जो आपको अपनी पत्नी ही नहीं मानता है, बल्कि उसने तो आपको यहाँ जेल में डाल दिया है, और आप ऐसे पति की फीलिंग्स की फिक्र कर रही हैं। वो हमारे पति पत्नी के बीच की आपस की बात है, उसमें आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने वकील को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन कम से कम वकील साहब की एक मुफ्त की सलाह तो ले लीजिए, शायद बच जाए। हेलो, एडवोकेट राज। मैंने आपका केस अच्छे से स्टडी किया है। आप और दामिनी जी माधव जी की पत्नी हैं, और दामिनी जी का मानसिक संतुलन अस्थिर है। और दामिनी जी जब मरकर वापस आई तो आपको ये गवाही देनी है कोर्ट में कि जब उन्होंने आपको और माधव जी को साथ देखा तो उनसे रहा नहीं गया, और मौका देखकर उन्होंने आप पर हमला कर दिया। आपने अपने बचाव में उन्हें धक्का दिया और वो खाई में गिर गए। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, आपको उनको मारने का कोई इरादा नहीं था। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पति ने आपसे झूठ कहा, उन्होंने पहले शादी कर ली थी और बिना बताए आपसे दूसरी शादी कर ली, और जब पहली पत्नी वापस आ गई तो आपको छोड़ दिया। देविका, बड़े शायद अपने पापा के पास चुप हो जाए। कोई बात नहीं, मैं इसे दवाई दे के सुला देती हूँ।
चलिए भैया, कोर्ट में चलते हैं, गवाही देनी है। चलो डिम्पल, हम चलते हैं। चलिए। एमडी, आप कोर्ट नहीं जाएंगे? विनायक को मैं संभाल लूंगी, आप चले जाइए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, आज इस अदालत में जो केस आया है वो निर्दयता, नफरत और जलन का सटीक उदाहरण। योर ऑनर, कहते हैं एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और इस केस ने ये पूरी तरीके से साबित भी कर दिया। मिस आराधना ने अपने पति की पहली पत्नी निर्ममता से हत्या कर दी एंड इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। योर ऑनर, योर ऑनर, मिस आराधना ने कई बार मिसेस दामिनी भरद्वाज को मारने की कोशिश की थी, पर जब वो नाकामयाब रही तो इन्होंने एक ऐसी साजिश रची जिसमें एक ही बार में जिंदगी से वो कांटा निकालकर फेंक दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। मैं बताता हूँ आपको, बहुत गरीबी में पली बड़ी है मिस आराधना और बचपन से ही ख्वाब थी अमीरी, ऐशो आराम, पैसे, बड़ी हवेली में रहना, बड़ी गाड़ी में घूमना, ये सब की तमन्ना थी। अर्धनाक। मैं बताता हूँ आपको, मिस आराधना माधव जी की पत्नी से मिली, मिसेस दामिनी भरद्वाज मिलॉर्ड। उनके बच्चे की सरोगेट मदर बनने का वादा किया और फिर के बच्चे का नाम का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल किया मिलॉर्ड, समाज में उनका नाम खराब किया। इतना ही नहीं मिलॉर्ड, मिस आराधना ने माधव जी पर नाजायज संबंध का इल्जाम लगाकर उनसे शादी भी कर ली। और जब दामिनी जी वापस आ गई तो इनको यह भी लगा कि इनकी सत्ता हिलने लगी और इन्हें लगने लगा कि ये फिर से वही गरीबी के दलदल में फंसने वाली है और अपने लालच में इन्होंने दामिनी जी को मार डाला। योर ऑनर, अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास पूरे भरद्वाज परिवार की गवाही है। उस परिवार की एक एक शख्स ये दावे के साथ कह सकता है कि आराधना ने कई बार दामिनी जी को मारने की कोशिश की और दामिनी जी ने खुद अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी और माधव जी ने भी बहुत कोशिश किया था उन्हें बचाने की, और अंत में इस लड़की ने उन्हें चालाकी से अगवा कर लिया और पहाड़ियों में लेके जाकर भाई से उन्हें धक्का दे दिया मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, डिफेंस प्रोसिक्यूशन की किसी भी बात से सहमत नहीं है। ये सब झूठ है। मेरी क्लाइंट के बारे में गलत अफवाह उड़ाई जा रही है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बस माधव और दामिनी के बच्चे की सरोगेट मदर थी। दामिनी जी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुदकुशी की है। मेरी क्लाइंट ने उन्हें नहीं मारा। इस बात की गवाही मेरी क्लाइंट खुद देगी। आराधना जी, आप अदालत को बताइए कि उस रात क्या हुआ था। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, अब जो भी कहेगी सच कहेगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहोगी। मैं यहाँ जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं जानती हूँ कि अभी वकील साहब ने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद यहाँ सबको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ, और लगेगा भी, क्योंकि मैं किसी की दूसरी पत्नी हूँ। और एक बार दूसरी पत्नी होने का ठप्पा लग जाता है तो एक औरत को बहुत ही गलत नजरिए से देखा जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने सच पर टिकी रहूंगी। यहाँ कोई मेरी बात माने या ना माने, मैं झूठ नहीं बोलने वाली। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सच सब्सक्राइब यही नहीं किया, इसलिए है कि एपिसोड को मैं रोक दिया गया। दामिनी जी जैसे की आप लोग चैनल बहुत को इज्जत सब्सक्राइब करेंगे तो करती थी। एपिसोड को फिर से चालू कर देगा। तो प्लीज हमारे चैनल को उनके सब्सक्राइब साथ करो। कुछ गलत करने के बारे में या उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन एक साल बाद जो हम सबकी जिंदगी में आई वो दामिनी जी थी ही नहीं। जिनका खून करने का इल्जाम मुझ पर लगाया गया है वो दामिनी जी नहीं थी। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। मैं टीवी जानती के हूँ पहले कि एपिसोड देखने के लिए आप ये हमारे बात YouTube साबित चैनल करने को का मेरे पास इस सब्सक्राइब वक्त कोई करो। सबूत नहीं है, लेकिन सच यही है। और ये सच उन्होंने खुद मेरे सामने को बोला था कि वो दामिनी जी के रूप में एक बहरूपिया है और उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ साहब जी की दौलत पर थी। तो ये है सच योर ऑनर, वो नहीं जो मेरे काबिल वकील दोस्त कह रहे हैं या सबको बताना चाह रहे हैं। दैट्स इट योर ऑनर।
डिफेंस प्रोसिक्यूटर के पास कहने के लिए अब और कुछ नहीं है। थैंक यू। योर ऑनर, मेरे काबिल वकील दोस्त ये भूल रहे हैं कि अदालत सिर्फ एक इंसान की गवाही पर फैसला नहीं सुनाती, क्योंकि अदालत को सबूत की जरूरत पड़ती है। और कोई खूनी ये नहीं कहता है कि मैं खूनी हूं, तो हम इनकी बात कैसे मान लें योर ऑनर? मिस आराधना, अदालत को ये बताइए कि आपने मिसेस दामिनी भरद्वाज पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इस इल्जाम को साबित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत है मिस आराधना? नहीं। ओके, कोई गवाह तो होगा ना? नहीं है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो दामिनी जी नहीं है? बोलिए मिस आराधना। क्योंकि उनका बर्ताव बिल्कुल ही अलग था। वो जिस तरीके की हरकतें कर रही थी, असली दामिनी जी कभी भी वैसी हरकत नहीं करती। मिस आराधना, ये अजीब हरकत उनके दिमागी बीमारी की वजह से भी तो हो सकता है ना? जी, हो सकता है। तो फिर आपने उनकी इस हालत को क्यों नहीं समझा? या फिर मैं यूं कहूं, आपने उनकी इस हालत का फायदा उठाकर उन्हें मार दिया मिलॉर्ड। बिल्कुल भी नहीं, ये बात गलत है। मैंने उन्हें नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने मुझे किडनैप किया था और वो मुझे जबरदस्ती बांधकर उस पहाड़ी की तरफ लेकर गई थी। और वो तो मुझे मारने की धमकियां दे रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक उस पहाड़ से कूद गई। मैं जानती हूँ आप सबको मेरी बात पर इस वक्त यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, यही सच है। योर ऑनर, ऐसी बेतुकी बात पर कौन यकीन करेगा? जिस औरत ने मौत को हराकर जिंदगी को एक दूसरा मौका दिया हो, वो अपनी जान फिर से क्यों लेगी? और क्या कमी थी मिस दामिनी भरद्वाज को कि वो खुदकुशी कर ली? एक इतना प्यार करने वाला पति, अच्छा परिवार, एक बेटा, शानो शौकत, समाज में इज्जत, सब कुछ था। क्या जरूरत थी अपनी जान लेने? और योर ऑनर, अगर दामिनी जी मरना चाहती थी तो अपने घर पे मर सकती थी। इनको फंसाकर क्या मिलता उनको? योर ऑनर, इनके पास इनकी बातों का भले कोई सबूत या प्रूफ ना हो, लेकिन मेरे पास इस बात के सबूत है कि कैसे ये टॉर्चर करती थी मिस दामिनी भरद्वाज को। और इस बात के भी गवाह है कि कैसे इन्होंने उनको खाई पे ले जाकर धक्का दिया था। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन मेरा पहला गवाह मिस्टर राकेश मिश्रा को इस कोर्ट में बुलाना चाहती है। राकेश मिश्रा हाजिर हो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या अपना नाम बता सकते हैं अदालत? मेरा नाम राकेश मिश्रा है। तो राकेश जी, आप 14 दिसंबर की रात 9 बजे कहाँ थे? मैं अपने भाई के साथ मुक्तेश्वर जा रहा था। और कैसे जा रहे थे? सर, हम बाइक पर थे। राकेश जी, आपने वहाँ रास्ते में क्या देखा? सर, वहाँ बहुत अंधेरा था और हल्की धुंध भी हो रही थी, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आया। पर हमने ये देखा कि ये दो औरतें गाड़ी में थी। अचानक खाई में एक औरत कूद गई और ये ऊपर से देख रही थी। और क्या आपने देखा था गाड़ी कौन चला रहा था राकेश जी? नहीं सर। क्या आप इन्हें धक्का देते हुए देखा था? नहीं, हमने सिर्फ इतना देखा था कि लड़की वो खाई के ऊपर खड़ी होकर देख रही थी नीचे। हमने ये नहीं देखा कौन किसे धक्का दे रहा था और कौन किसे बचा रहा था। योर ऑनर, ये अदालत इनकी गवाही पर कैसे यकीन करे? जब इन्होंने कुछ भी साफ तरीके से देखा ही नहीं है, तो ये अदालत इनकी गवाही को कैसे अपना सकता है? आप जा सकते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अपने दूसरे गवाह मिस्टर माधव दास भारद्वाज को पेश करना चाहते हैं। माधव दास भारद्वाज हाजिर हो। इसे जीने का कोई हक नहीं है इसमें। सर, क्या इस अदालत को अपना नाम बता सकते हैं? माधव दास भारद्वाज है। माधव जी, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी। क्या आप बता सकते हैं कि आप इनसे पहली बार कहाँ मिले थे? मुंबई में। और क्यों मिले थे माधव जी? इत्तेफाकन मुलाकात हुई। और माधव जी, इनसे आपका रिश्ता क्या है? देखिए, ये मेरी और दामिनी के बच्चे की सरोगेट मदर है। क्या ये सच है कि आप पहले सरोगेसी के बारे में नहीं जानते थे? जी नहीं। क्या ये भी सच है माधव जी कि इंसानियत के तौर पर आप किसी को बिना जाने पहचाने अपने घर में बना दिया और नौकरानी का काम भी करने दिया? जी हाँ। क्या ये भी सच है माधव जी कि
इन्होंने आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको झूठे इल्जाम में फंसाया और आपसे जबरदस्ती शादी कर ली? हाँ। तो फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने आपकी पत्नी मिसेस दामिनी भारद्वाज को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की? जी हाँ। क्या यह भी सच है माधव जी कि सरोगेसी का सच बाहर आते ही आपने इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा और अपने घर में बना दी? हाँ। माधव जी, क्या सच है कि उसी रात दामिनी जी वापस आई? जी हाँ। और क्या दामिनी जी के वापस आने के बाद इन्हें उनसे तकलीफ थी क्योंकि इनकी जगह छीन गई थी? हाँ। माधव जी, क्या इन्होंने आपकी पहली पत्नी दामिनी जी को बहुत तकलीफ दी थी? हाँ। माधव जी, 14 दिसंबर की रात क्या मिस आराधना आपकी पत्नी मिसेस दामिनी भारद्वाज के साथ मुक्तेश्वर रोड की पहाड़ी में थी? हाँ। अपनी मौत से पहले क्या दामिनी जी ने आपको फोन करके कहा था कि ये उनकी जान लेने वाली है और आप आकर उन्हें बचा ले? नहीं। लेकिन ये भी सच है कि आराधना ने दामिनी की जान नहीं ली, बल्कि आराधना किसी की जान नहीं ले सकती। भाई माफ कीजिएगा, जो भी गलती हुआ वो हुआ होगी, मैं आपकी तरफ से माफी मांगता हूँ, मैं सब ले आया करूँगा, ठीक है? भाई आप पिंपल वाला लिए से कंटेक्ट करते हो और करते हो कि नहीं बताओ? कैबिनेट 10 मिनट के क्या काम करना है?
राठौर कॉलेला राठौर
10 मिनट हो, एक लेवल और खेल लिया।